हेलो दोस्तों, अभिवादन स्वीकार। मैं खीम सिंह कोरंगा। आज हम लोग जो है उत्तराखंड जनपद की सीरीज में नैनीताल जनपद पढ़ रहे थे और उसी क्रम में हम लोग आज नैनीताल जनपद का तीसरा और अंतिम वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर के आए हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस वीडियो से कम 8 से 10 प्रश्न आपसे पहले ही जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग बात करते हैं नैनीताल जनपद के। सबसे पहले नैनीताल में स्थित प्रमुख मंदिरों की बात करेंगे और मंदिरों के बाद हम लोग बात करेंगे प्रमुख मेलों की, प्रमुख मेलों के बाद प्रमुख संस्थानों की और संस्थानों के बाद की बात करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कल मैंने आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछे थे कि उत्तराखंड का जो है सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो इसका आंसर कमेंट सेशन में काफी आंसर आए हुए थे। तो उसमें से आंसर एक दीपक सम्मल करके एक लड़का था, उसने दिया था कविता लौटनी होगी। और इसके साथ साथ जो अ, भावना को रंगा करके भी एक आया हुआ था। और भी जो है काफी लोगों के द्वारा यहाँ पे को आंसर दिए गए थे, मतलब लेकिन कुछ हद तक। तो दोस्तों, आप भी आंसर दीजिएगा। मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि पूरा वीडियो देखिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अपने साथ एक नोटबुक रखिएगा और नोट करते रहिएगा क्योंकि यह आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं नैनीताल में स्थित प्रमुख मंदिरों की। प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं तो सबसे पहला मंदिर आता है आप लोगों का नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर की बात करें तो यह जो है नैनी झील के पास में ही अवस्थित है। ठीक है, नैनी झील आप लोगों को पता होगा नैनीताल में अवस्थित है। एक तल्लीताल है, एक मल्लीताल है। तो उसी में जो मल्लीताल है, मल्लीताल के पास में ही जो है नैना देवी मंदिर अवस्थित है। और नैना देवी मंदिर का जो निर्माण किया गया था वह निर्माण मोतीलाल शाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोतीलाल शाह के द्वारा। तो दोस्तों, उसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं जो दूसरा मंदिर आता है बाबा नीम करौली। आप सभी लोग जानते होंगे बाबा नीम करौली को। तो बाबा नीम करौली का मंदिर जो है लगभग भोपाली से 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और आप अल्मोड़ा जाते टाइम तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा नीम करौली बाबा के बारे में। वैसे तो आप बाबा के चमत्कारों के बारे में आप सभी लोग अवगत होंगे, तो हम थोड़ा सा बात करेंगे उनके निजी जीवन के बारे में। तो जो बाबा नीम करौली थे, सबसे पहले उनके वास्तविक नाम की बात करते हैं। तो उनका जो वास्तविक नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा नाम था उनका। क्या नाम था? लक्ष्मी नारायण शर्मा नाम था। और उनका जन्म लगभग 1900 के आसपास होता है उत्तर प्रदेश के अकबरपुर जिले में। और वे सबसे पहले 1961 में उत्तराखंड में ये जहाँ पे बाबा नीमकरौली का मंदिर है वहां पे को, ठीक है, वहां पे को आते हैं। और इसके साथ ही 1964 में यहाँ पे एक मंदिर की स्थापना करते हैं। और बाबा जो है बजरंगबली के बड़े भक्त होते हैं। आपने नाम सुना होगा, स्टीव जॉब्स वगैरह बहुत सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और बाबा के पास जब वो कुछ नहीं थे, बाबा के पास आए तो फिर बहुत कुछ हो गया। तो आप समझ सकते हैं इससे बाबा के चमत्कारों के बारे में। तो दोस्तों, इसके साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं बाबा नीमकरौली की बात, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो एक महत्वपूर्ण चीज और है जो प्रतिवर्ष जो है 15 जून को यहाँ पे को कैंची धाम में क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है, बाबा नीम करौली का मेला लगता है प्रतिवर्ष। कब? 15 जून को। ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग। तो दोस्तों, आइए आगे बात करेंगे गोलू देवता का मंदिर। गोलजी का मंदिर भी बोलते हैं। तो गोलू देवता के मंदिर की बात करते हैं। वैसे तो गोलू देवता का जो ओरिजिन माना जाता है चंपावत से माना जाता है। तो जो गोल देवता का मंदिर है घोड़ाखाल के पास में अवस्थित है। कहाँ पे को अवस्थित है? घोड़ाखाल में अवस्थित है। और इसकी अगर गोलू देवता के मंदिर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो गोलू देवता का मंदिर था, इसकी मतलब इसे जो है क्या कहा जाता है? घंटियों का मंदिर। क्या कहा जाता है? घंटियों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें बेसिकली इसमें जो होता है मतलब इसकी जो जो गोल देवता का ओरिजिन माना जाता है, कत्यूरी शासक थे झालराई, जो जिनकी राजधानी थी धूमाकोट चंपावत में। तो उनके काल से ही जो है यहाँ पे को इनकी पूजा की जाती है। चंपावत में हो गया और इधर आपका घोड़ाखाल में हो गया और अल्मोड़ा में हो गया। पंडिटी से आगे जाते तो वहां पे को भी क्या है मतलब गोलू देवता का मंदिर अवस्थित है। कुमाऊं में जो है इसे न्याय के देवता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे हम लोग उसके बाद गांधी मंदिर। और उसके बाद फिर अगला मंदिर आता है हैड़ा खान। हैड़ा खान बाबा मंदिर आता है। और उसके बाद फिर अगला आता है चीना बाबा का मंदिर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं जो कि यहाँ नैनीताल जनपद में अवस्थित हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड के नहीं अपितु जो नैनीताल जनपद है, नैनीताल जनपद के प्रमुख मेलों की बात करते हैं। ठीक है, प्रमुख मेलों में आता है सबसे पहले जिया रानी का मेला। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जो जिया रानी का मेला लगता है, आप लोगों ने नैनीताल जनपद में एक हल्द्वानी तहसील के बारे में सुना होगा। हल्द्वानी तहसील में एक जगह काठगोदाम, काठगोदाम से आप थोड़ा सा आगे जाते हैं एक जगह पड़ती है रानीबाग। रानीबाग में आप लोगों ने चित्रशिला घाट का नाम सुना होगा।
तो चित्रशिला घाट के पास में ही क्या है, यहाँ पे को प्रतिवर्ष जब जो आप लोगों ने सुना होगा शक संवत में पौष और माघ का महीना, पौष महीने के अंतिम रात्रि को और माघ महीने के प्रारंभिक दिन में, प्रथम दिन में क्या लगता है, यहाँ पे को जिया रानी का मेला लगता है। अब आगे बात करते हैं, जो जिया रानी थी कत्यूरी शासक प्रीतम देव या प्रीतम शाह की, जो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हाँ प्रीतम देव की पत्नी थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, जिया रानी। हालांकि उनके बारे में बहुत सारी किंवदंती यहाँ पे को प्रसिद्ध हैं, तो इसके बारे में ज्यादा अंदर नहीं घुसूंगा। आगे बात करते हैं हम लोग सीधे जो अगला मेला यहाँ पे को लगता है उसे हम लोग बोलते हैं सीतावनी का मेला, सीतावनी का रामनवमी मेला, और फिर अगला आता है बेतालेश्वर महादेव का मेला। तो बेतालेश्वर महादेव का मेला जो लगता है ये आपका बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा कोसी नदी के तट पर लगता है। किस नदी के? कोसी नदी के तट पर लगता है। तो दोस्तों आप लोगों से एक प्रश्न बनता है, कोसी नदी का उद्गम कहां से होता है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में अवश्य ही आंसर दीजिएगा। प्रश्न है आपसे, कोसी नदी का उद्गम कहां से होता है? ठीक है, तो आगे बात करते हैं दशहरा मेला। ठीक है, जो दशहरा मेला लगता है ये भी जो है आप लोगों ने इधर हमारे इधर नैनीताल में ही लगता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो नैनीताल में अवस्थित प्रमुख संस्थानों की। ठीक है, नैनीताल में अवस्थित प्रमुख संस्थानों की बात करते हैं तो यहाँ पे पहला संस्थान आता है राजकीय वेधशाला। राजकीय वेधशाला जो है मनोरा पीक में है। इसके बारे में डिटेल में अभी आगे आप लोगों को इसके बारे में प्रॉपर एक नोट्स बनाऊंगा, बने हुए हैं, तो उसको आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में। आगे हम लोग बात करते हैं लोक संस्कृति संग्रहालय की बात करते हैं। किसकी? लोक संस्कृति संग्रहालय। तो जो ये लोक संस्कृति संग्रहालय इसकी स्थापना 1983 में होती है। कब होती है? 1983 में होती है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? बेसिकली आप लोगों ने हाँ, तो ये आप लोगों के ये खुटानी में अवस्थित है। भीमताल से आप भवाली जाते हैं तो रास्ते में एक जगह पड़ती है खुटानी। तो दोस्तों आप लोगों से प्रश्न ये है कि लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, दूसरा प्रश्न। ठीक, तो आगे बात करते हैं हम लोग जो यहाँ पे अगला है तितलियों का संग्रहालय। तो जो तितलियों का संग्रहालय है ये भीमताल में अवस्थित है और इसकी जो स्थापना की गई थी फ्रेडरिक्स मेटा के द्वारा की गई थी। और यहाँ पे जो है सैकड़ों प्रकार की तितलियां आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक, तो उसके बाद आगे आता है आपको यहाँ पे को फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर, जो ये आपका हल्द्वानी में है। नीचे आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज के पास में ही अवस्थित है। तो इसे बोलते हैं फॉरेस्टर ट्रेनिंग कॉलेज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वन विभाग के जितने छोटे पद होते हैं रेंजर से नीचे के, तो उन सारे अधिकांशतः पदों की ट्रेनिंग यहाँ पे की जाती है। जैसे वन दरोगा हो गया और उसके नीचे की, अगर आप एग्जाम होने वाले हैं, आप लोग बन जाओगे तो आपकी ट्रेनिंग भी मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप सभी लोगों की ट्रेनिंग जिनका वन विभाग का हो उनका चयन हो और यहाँ पे ट्रेनिंग करें आप लोग, है ना। तो दोस्तों उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण संस्थान की। यह है आपका उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकेडमी। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। कब की गई थी? 1988 में की गई थी। यहाँ पे को जो उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी है, जब आप लोग पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो पीसीएस के बाद आप लोग एसडीएम बनते हैं, डिप्टी एसपी बनते हैं, तो आपकी जो प्रारंभिक ट्रेनिंग होती है यहाँ पे होती है। जैसे जब आईएएस क्वालिफाई करने के बाद आईएएस की ट्रेनिंग लबासना मसूरी में होती है, तो वैसे ही जो उत्तराखंड पीसीएस क्वालिफाई करते हैं तो उनकी ट्रेनिंग कहाँ पे को होती है? उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी में होती है। ये नैनीताल जनपद में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? नैनीताल जनपद में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। ठीक है, तो उसके बाद आगे हम बात करेंगे मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र। ये कहाँ पे को है? मलेरिया पे शोध करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा मलेरिया की बात कर लेते हैं। मलेरिया जो है, जो मादा मच्छर है, मादा मच्छर के काटने से होता है और ये एक प्रकार का प्लाज्मोडियम रोग है। किस प्रकार का रोग है? प्लाज्मोडियम रोग है। और जो यहाँ पे मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र है, यहाँ पे कहाँ पे अवस्थित है? भवाली में अवस्थित है। जहाँ मैंने आपको बताया था जो टीबी सैनिटोरियम है 1912 में उसकी स्थापना हुई थी, जब मैं कल आप लोगों के भवाली के बारे में बता रहा था। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया हुआ था। तो मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? भवाली में अवस्थित है। तो आप लोग मेरे साथ ही जो है साथ ही नोट्स भी बनाते रहिएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र। ये भी आप लोगों ने भीमताल के पास में अवस्थित, जो बाईपास है तो बाईपास में अवस्थित है, और राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य की अनुसंधान केंद्र। उसके बाद अगला जो संस्थान है यहाँ पे को कुमाऊं मंडल विकास निगम। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम है। और जो कुमाऊं मंडल विकास निगम पहले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना जो है कब की गई थी? 31 मार्च 1976 में की गई थी। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना 31 मार्च 1976 में की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों आइए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे को आर्यभट्ट। जैसे मैंने आपको बताया था राजकीय वेधशाला, तो बात करेंगे हम लोग आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान की। ठीक है ना,
तो जो यहाँ पे आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एरीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एरीज के नाम से जानते हैं। और ये विशेष रूप से भौतिकी और अंतरिक्ष या खगोल विज्ञान पर आधारित संस्थान है, ठीक है ना। और जो इसकी स्थापना की गई थी एरीज की, सबसे पहले 1954 में 1954 में वाराणसी में की गई थी, लेकिन ये वहां पे सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है ना। वाराणसी में सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद इसको क्या किया गया, 1955 में शेरका डांडा नैनीताल में अवस्थित है, वहां पे लाया गया। फिर वहां पे भी क्या होता है, सक्सेस नहीं होता है। फिर इसकी स्थापना कहाँ पे, 1961 में मनोरा पीक में की जाती है। कहाँ पे को, मनोरा पीक में की जाती है। और उसके बाद जब इसकी स्थापना मनोरा पीक में की जाती है, वहीं पे इसका संचालन वर्तमान में भी किया जा रहा है। और यहाँ पे वर्ष 2016 में एक जगह देवस्थल, ये काफी अच्छी पर्यटक स्थल भी है, मतलब काफी अच्छा पर्यटक स्थल भी है। तो देवस्थल में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन, ऑप्टिकल दूरबीन यहाँ पे को लगाई गई है, जो कि भारत ने जो है किसके सहयोग से, बेल्जियम के सहयोग से लगाई है। किसके सहयोग से? बेल्जियम के सहयोग से। किसने? भारत ने लगाई हुई है। तो दोस्तों ये हो गया आपका एरीज के बारे में। उसके बाद हम लोग आगे बात करने वाले हैं भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, यहाँ से कम 4 या 5 क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एकदम, मतलब अटेंशन हो जाइए, आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसने वाला है क्या आपके एग्जाम में, एकदम से फंसने वाला है, 100% देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो जो भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान था, IVRI बोलते हैं, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं इसको। तो इसकी स्थापना 1893 में कहाँ पे की जाती है? मुक्तेश्वर में की जाती है। कहाँ पे की जाती है? मुक्तेश्वर में की जाती है। और इसके साथ ही हम बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? अल्फ्रेड लिंगार्ड। कौन थे? अल्फ्रेड लिंगार्ड थे। और अल्फ्रेड, इसका जो प्रारंभिक नाम था इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी, क्या नाम था? इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी इसका प्रारंभिक नाम था। और उसके बाद इसका नाम जो है 1925 में बदल करके क्या कर दिया? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च, क्या कर दिया? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च जो इसका नाम कर दिया गया था। और मैं अल्फ्रेड लिंगार्ड की बात करता हूं तो अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा एक सर्रा रोग होता है। सर्रा रोग वो किसमें होता है? घोड़ों तथा गायों में होता है। तो उस पर अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा क्या की गई थी? बहुत गहन रिसर्च किया गया था। इसके साथ ही इस संस्थान का दूसरा जो महत्वपूर्ण योगदान रहता है इनके द्वारा, यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा 1924 में एडवर्ड्स के द्वारा, किसके द्वारा? एडवर्ड्स के द्वारा रिंडर पेस्ट नामक रोग, मतलब जो रोग था उसका जो है टीका खोजा गया था। किसका? रिंडर पेस्ट का। रिंडर पेस्ट जो रोग होता है वो पशु में होता है, जो चौपाई पशु होते हैं उनमें होता है। चौपाई का मतलब है 4 पैर वाले पशु, उनमें होता है। और ये इनमें क्या होता है, इनके जिसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं मुंह पका और खुरपका जो उनके हाथ और पैर होते हैं, तो उनके खुरों में जो है पक जाता है और मुंह भी पक जाता है, तो खा नहीं पाते तो उनको इसमें भयंकर दर्द होता है। तो इनके लिए रिंडरपेस्ट रोग का जो टीका खोजा गया था एडवर्ड्स के द्वारा 1924 में खोजा गया था। उसके बाद एक और स्टेज आता है, आप लोगों को पता होगा कि रानीखेत रोग। आपने सुना होगा जो रानीखेत रोग है विशेष रूप से किसमें होता है? मुर्गियों में होता है। तो रानीखेत रोग का जो टीका खोजा गया था किसके द्वारा? ये भी जो है किसके द्वारा खोजा गया? IVRI के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया था। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको मेरे साथ साथ ही आप लोग नोट कीजिएगा। और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे का, और आप लोग अपने सेल्फ के नोट्स भी बना सकते हैं इसमें। मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों से कई दिनों से कि नोट्स बनाइए और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को उत्तराखंड लोअर PCS से नीचे का सारा सिलेबस आप लोगों को मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, केवल एक ही चैनल पे। हर चीज मतलब आप लोगों को क्रमबद्ध तरीके से, डिस्ट्रिक्ट के बाद अन्य चीजें, और आप लोगों के लिए करंट अफेयर का वीडियोस भी लेके आने वाला हूँ वीकली। आपका जो उत्तराखंड का करंट अफेयर होगा उसको भी लेके आने वाला हूँ। और कल से मैं आप लोगों के लिए पर डे जो है 25 क्वेश्चन का मॉक भी लेके आऊंगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन का जो मॉक भी लेकर के आऊंगा, जिसमें उत्तराखंड होगा, GS होगा, और GS के साथ साथ उसमें करंट अफेयर भी जुड़ा होगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, देखना ना भूले आने वाले वीडियोस को। तो आगे बात करेंगे नैनीताल जनपद में परिवहन की बात करते हैं। तो नैनीताल जनपद के परिवहन की बात करें तो सर्वप्रथम क्या होता है, लगभग 1882 में यहाँ पे अंग्रेज आते हैं। तो लगभग जब यहाँ पे अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेजों के आने के पश्चात 1882 में यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, और जो काठगोदाम है, काठगोदाम से नैनीताल के लिए सड़क मार्ग का निर्माण किया जाता है। और 1884 में जो हल्द्वानी जो है रेलवे मार्ग से जुड़ चुका था, और जो देहरादून है हमारा सन 1900 में यहाँ पे रेल पहुंच चुकी थी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और इस वीडियो को जो है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को वीडियो सही लगे तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो दोस्तों डिसलाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी से मैं सुधार कर पाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।